क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य अपने आप बनता है या उसे बनाया जाता है? हर युग में कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वह हो सकती है। यही सोच 0 to 1 की आत्मा है। यह किताब हमें बताती है कि असली प्रगति तब होती है जब हम 0 से 1 की यात्रा करते हैं, जब हम कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। दुनिया में बहुत लोग 1 से N तक जाते हैं, यानी जो पहले से मौजूद है उसी को और बढ़ाते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसे फैलाते हैं। लेकिन सच्ची क्रांति तब होती है जब कोई इंसान 0 से 1 तक जाता है, जब वह एक नया विचार, नई तकनीक या नई कंपनी खड़ी करता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। लेखक पीटर थील, जो पेपैल के सह संस्थापक रहे हैं और फेसबुक जैसी कंपनियों के शुरुआती निवेशक रहे हैं, इस पुस्तक में बताते हैं कि भविष्य केवल ग्लोबलाइजेशन से नहीं बनेगा, यानी जो काम कहीं हो चुका है उसे हर जगह दोहराने से नहीं। असली भविष्य तब बनेगा जब हम नई तकनीक, नई सोच और नए समाधान तैयार करेंगे। यह किताब सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने की गाइड नहीं है, यह एक सोचने का तरीका सिखाती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम खुद से पूछें, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? यही प्रश्न हमें भीड़ से अलग करता है, यही प्रश्न हमें नए विचारों की ओर ले जाता है। पुस्तक में ये समझाया गया है कि सफल कंपनियां प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में फंसकर नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ती हैं। जब कोई कंपनी ऐसी समस्या हल करती है जिसे कोई और हल नहीं कर सकता, तब वह एक तरह का मोनोपोली बनाती है, एक अनोखी स्थिति जहां वह अकेली खड़ी होती है। यह पुस्तक 1990 के दशक की इंटरनेट क्रांति, .com बबल और उसके बाद के बदलावों को भी समझाती है। लेखक बताते हैं कि कैसे उस दौर की गलतियों से सीखे गए सबक आज की उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि कभी कभी बहुत अधिक सावधानी भी प्रगति को रोक देती है। 0 to 1 हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, या हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो पहले कभी नहीं बना। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते, बल्कि भविष्य बनाना चाहते हैं। यह उन सपने देखने वालों के लिए है जो सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अंत में भविष्य अपने आप नहीं आता, उसे बनाया जाता है, और वह शुरुआत होती है 0 से 1 तक की यात्रा से। तो आइए आपको मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में इस किताब की समरी सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं जो स्टार्टअप की दुनिया में आप कह सकते हैं एक पंथ का दर्जा रखती है। पीटर थील की 0 to 1। हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं वो सब यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक और बिजनेस बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये भविष्य बनाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो तो इसके टाइटल में ही छिपा है, 0 to 1। 0 to 1। थील बिजनेस की दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है 1 से N तक जाना, मतलब जो चीजें पहले से हैं बस उन्हीं की नकल करके और बना दो। हाँ, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा है 0 to 1 तक जाना, यानी कुछ बिल्कुल नया बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, और यही टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन इसी 0 to 1 वाली सोच के पीछे के जो सिद्धांत हैं उनको खोलकर समझना है। तो चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं। थील कहते हैं कि अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा और अगला लैरी पेज सर्च इंजन नहीं बनाएगा। हाँ। अगर आप इन लोगों की नकल कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि नकल करना हमेशा आसान होता है। इसे ऐसे समझिए, भारत में कई सारी टैक्सी कंपनियां थीं, एक के बाद एक खुल रही थीं। ये सब 1 to N का उदाहरण है। सही बात है। फिर ओला और उबर आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। ये है 0 to 1। अच्छा। उन्होंने बस और टैक्सियां नहीं बनाई, बल्कि एक नया सिस्टम बनाया। अच्छा, तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोग्रेस के बीच का फर्क। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्लोबलाइजेशन, चीन ने पश्चिम की हर चीज की नकल की। हाँ, और वर्टिकल मतलब टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। लेकिन थील एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जो मुझे थोड़ी हैरान कर गई। कौन सी?
वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य ग्लोबलाइजेशन से तय होगा, लेकिन सच ये है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा मायने रखती है। हाँ, और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। आप सोचिए, अगर भारत या चीन में हर परिवार आज के अमेरिकी लाइफस्टाइल को अपना ले, कार, घर, बिजली की खपत, तो क्या होगा? हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और पर्यावरण पर इसका असर मतलब विनाशकारी होगा। अगर चीन का ऊर्जा उत्पादन दोगुना हो जाए तो उनका वायु प्रदूषण भी तो दोगुना हो जाएगा। नकल करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब बिना नई टेक्नोलॉजी के ग्लोबलाइजेशन टिकाऊ ही नहीं है। बिल्कुल, सच्ची तरक्की सिर्फ 0 से 1 जाकर ही हो सकती है। ठीक है, तो हमें 0 से 1 वाली कंपनियां बनानी है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कंपनी दिखती कैसी है। और यहीं पर थील का एक और आइडिया आता है जो पारंपरिक बिजनेस की सोच को सिर के बल खड़ा कर देता है। हाँ, आप उस आइडिया की बात कर रहे हैं कि पूंजीवाद और प्रतियोगिता विपरीत है। हाँ, एक मिनट, ये क्या नतवी? हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि कंपटीशन से ही तो कैपिटलिज्म चलता है। मुझे भी पहली बार पढ़ के ऐसा ही लगा था, लेकिन उनका लॉजिक बहुत मजबूत है। वो कहती हैं कि जब आप बहुत ज्यादा कंपटीशन वाले बाजार में होते हैं तो आपका सारा ध्यान अपने प्रतिद्वंदी पर होता है। अच्छा। आप उसके फीचर कॉपी करते हैं, उसकी प्राइसिंग से अपनी प्राइसिंग कम करते हैं और इस लड़ाई में मुनाफा लगभग खत्म हो जाता है। वाह, ये एयरलाइन और गूगल वाला उदाहरण तो आंखें खोलने वाला है। थील बताते हैं कि 2012 में अमेरिका की सारी एयरलाइंस मिलकर भी हर यात्री पर सिर्फ 37 सेंट का प्रॉफिट कमा रही थी। सिर्फ 37 सेंट्स। हाँ। दूसरी तरफ गूगल ने उसी साल 50 अरब डॉलर कमाए और अपने रेवेन्यू का 21% प्रॉफिट में रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि एयरलाइंस एक दूसरे से खूनी कंपटीशन कर रही हैं, जबकि सर्च में गूगल की मोनोपोली है। मोनोपोली, बिल्कुल। देखिए, अर्थशास्त्र में 2 ही मॉडल हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में सभी कंपनियां एक जैसी होती हैं और कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता। और मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब है कि आपकी कंपनी जो करती है उसमें इतनी अच्छी है कि कोई दूसरी कंपनी उसका विकल्प नहीं दे सकती। और थील यहाँ उस मोनोपोली की बात नहीं कर रही है जो सरकार से मिलकर या जबरदस्ती बनाई जाए। अच्छा। वो उस मोनोपोली की बात कर रही हैं जो कुछ इतना अनोखा और बेहतर बनाकर हासिल हो कि कोई और उसकी बराबरी ही ना कर पाए। तो थील कह रहे हैं कि हर बिजनेस का लक्ष्य एक मोनोपोली बनना होना चाहिए, लेकिन ये सुनने में थोड़ा गलत नहीं लगता? मतलब क्या मोनोपोली से ग्राहकों का नुकसान नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। थील के हिसाब से ये मोनोपोली ग्राहकों के लिए एक जीत है। वो कैसे? क्योंकि ऐसी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, इसलिए वो और भी बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने, अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देने और भविष्य की बड़ी योजनाओं पर काम करने के बारे में सोच सकती हैं। जैसे गूगल? हाँ, गूगल अपने मुनाफे से ही तो सेल्फ ड्राइविंग कार और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च कर पा रहा है, जबकि कंपटीशन में फंसी एयरलाइन कंपनियां वो तो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं। सही है, वहाँ इनोवेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। थील का निष्कर्ष साफ है, सभी सफल कंपनियां अलग होती हैं क्योंकि उन्होंने एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करके मोनोपोली बनाई है। और सभी असफल कंपनियां? वो एक जैसी होती हैं, वे कंपटीशन से नहीं बच पाईं। लेकिन ये करना इतना मुश्किल क्यों है? सिलिकॉन वैली में तो हजारों स्टार्टअप्स हैं। यहीं पर Thiel.com बबल के दौर की बात करते हैं, जहां से कुछ ऐसे सबक सीखे गए जो शायद आज भी हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हाँ, 90s के दशक के आखिर का वो दौर एक पागलपन था। हर कोई इंटरनेट कंपनी शुरू कर रहा था। बिल्कुल। फिर 2000 में जब वो बबल फटा तो सिलिकॉन वैली ने घबराकर कुछ नियम बना लिए और वो नियम एक तरह से स्टार्टअप बाइबल बन गए। और वो नियम आज भी बहुत जाने पहचाने लगते हैं। पहला, बड़े विजन से बचो, छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स लो। दूसरा, लीन और फ्लेक्सिबल रहो, कोई बड़ी प्लानिंग मत करो, बस प्रयोग करो। तीसरा, किसी नए बाजार को बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि किसी मौजूदा बाजार में घुसकर कंपटीशन में सुधार करो। और चौथा, जो सबका पसंदीदा है, कि सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिकेगा। हाँ, ये सुनने में तो सब काफी समझदारी वाली बातें लगती है ना? लगती तो है, लेकिन थील कहती हैं कि ये सब डर से पैदा हुई प्रतिक्रियाएं थीं और सच शायद इनके ठीक उल्टा है। उल्टा मतलब? पहला, तुच्छता से बेहतर है कि साहस का जोखिम उठाया जाए। दूसरा, कोई योजना न होने से बेहतर एक बुरी योजना है। तीसरा, प्रतिस्पर्धी बाजार मुनाफे को नष्ट कर देते हैं। और चौथा, बिक्री भी उत्पाद जितनी ही महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। एक मिनट रुकिए, ये चौथा पॉइंट
कि सेल्स उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट, ये तो सिलिकॉन वैली के बिल्ड इट एंड दे विल कम वाले मंत्र के एकदम खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। क्या इसका मतलब ये है कि एक औसत प्रोडक्ट को भी अच्छी सेल्स टीम हिट बना सकती है? हाँ, और इससे भी ज्यादा। थील का मानना है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो खुद नहीं बिकती। डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका, वो छुपा हुआ होता है लेकिन उतना ही जरूरी है। हम इंजीनियर्स और प्रोडक्ट बनाने वालों को हीरो मानते हैं, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग को अक्सर कम आंका जाता है। जबकि सच ये है कि कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही नहीं था। ये मानसिकता से जुड़ा एक बड़ा सवाल उठाता है। थील कहते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम भविष्य को कैसे देखते हैं। हाँ, ये 4 दृष्टिकोण हैं: निश्चित निराशावाद, अनिश्चित निराशावाद, निश्चित आशावाद और अनिश्चित आशावाद। बिल्कुल। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। निश्चित निराशावाद यानी आपको पता है कि भविष्य बुरा होगा, इसलिए आप तैयारी करते हैं। थील इसके लिए आज के चीन का उदाहरण देती है, जो बहुत बचत कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि आगे मुश्किलें हैं। ठीक है। फिर है अनिश्चित निराशावाद। मतलब आपको लगता है कि भविष्य बुरा होगा, लेकिन कैसे ये पता नहीं, तो आप बस आज में जीते हैं। थील कहती है कि आज का यूरोप इसी मानसिकता में है, जहां लोग बस किसी तरह काम चला रहे हैं और बड़ी उम्मीदें नहीं रखते। सही। और फिर आते हैं 2 आशावादी नजरिए। पहला है निश्चित आशावाद, जो 1960-70 के दशक के अमेरिका में था। लोगों को यकीन था कि भविष्य बेहतर होगा और उनके पास उसे बनाने की बड़ी बड़ी योजनाएं थीं। जैसे चांद पर जाना, बड़े बड़े हाईवे बनाना। हाँ, वो भविष्य को डिजाइन कर रहे थे। और चौथा, जो थील के अनुसार आज के अमेरिका की कहानी है और काफी हद तक पश्चिमी दुनिया की। हाँ, वो है अनिश्चित आशावाद। यानी हमें लगता है कि भविष्य बेहतर तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमें पता नहीं। इसलिए हम कोई ठोस योजना नहीं बनाते, हम बस ऑप्शंस खुले रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए आज स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि किसी एक चीज में मास्टर बनने की बजाय हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ताकि तुम एक अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो सको। ये विचार तो बहुत सटीक लगता है। एकदम। और फाइनेंस इसका प्रतीक बन गया है, जहाँ पैसा बनाने का तरीका मौजूदा चीजों को पुनर्व्यवस्थित करना है, ना कि कुछ नया बनाना। बैंकर्स और वकील पैसा मैनेज करते हैं, बनाते नहीं है। सही। थील का तर्क है कि 0 से 1 वाली महान चीजें बनाने के लिए निश्चित आशावाद की जरूरत होती है। एक स्टार्टअप शुरू करने का मतलब ही है कि आप भविष्य को आकार देने की शक्ति में विश्वास करते हैं। मतलब ये मानना कि आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। हाँ, आपको एक प्लान चाहिए, एक विजन चाहिए। और ये प्लान किसी एक बड़ी चीज पर दाव लगाने जैसा है। ये हमें वेंचर कैपिटल की दुनिया में ले जाता है, जहां थील का एक और शक्तिशाली विचार काम करता है, पावर लॉ। इसका क्या मतलब है? पावर लॉ का सिद्धांत कहता है कि कुछ चीजें बाकी सबसे कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे एक वेंचर कैपिटल फंड अपने पोर्टफोलियो में 20-30 कंपनियों में निवेश कर सकता है, लेकिन फंड का सारा मुनाफा शायद सिर्फ 1 या 2 कंपनियों से आएगा। अच्छा। सबसे अच्छा निवेश बाकी सभी निवेशों के कुल रिटर्न से भी ज्यादा कमा कर देगा। फेसबुक या गूगल जैसी एक सफल कंपनी सैकड़ों असफल कंपनियों के घाटे की भरपाई कर सकती है। और ये सिर्फ वीसी फंडिंग में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। बिल्कुल। हम 10 अलग अलग चीजों में एवरेज होने की कोशिश करते हैं, जबकि थील के हिसाब से हमें किसी एक चीज पर दांव लगाना चाहिए जिसमें हम दुनिया में बेस्ट बन सकें। हाँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? रिस्क तो है, लेकिन थील के नजरिए से अपने दांव को कई जगह फैलाना और भी बड़ा रिस्क है, क्योंकि तब आप किसी भी चीज में महान नहीं बन पाते। आपको उस एक सही कंपनी, एक सही करियर या एक सही फैसले को ढूंढना होगा जो बाकी सब पर भारी पड़े। पर सवाल ये है कि वो एक चीज ढूंढे कैसे? वो 0 से 1 वाला आइडिया आएगा कहां से? और यहीं से हम थील के सीक्रेट्स यानी रहस्यों वाले आइडिया पर आते हैं। रहस्य? हाँ, थील का मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत से रहस्य हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। एक महान कंपनी एक ऐसे रहस्य पर बनी होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। ये रहस्य प्रकृति के बारे में हो सकते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक खोज। हाँ, या फिर ये लोगों के बारे में हो सकते हैं, ऐसी जरूरतें जो लोगों को खुद भी नहीं पता कि उनके पास है। लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ गूगल पर उपलब्ध है, क्या सच में कोई रहस्य बचे हैं? ऐसा लगता है कि सब कुछ खोजा जा चुका है। यही तो पारंपरिक सोच है जिसे थील चुनौती देती हैं। उनका कहना है
कि रहस्य इसलिए नहीं मिलते क्योंकि लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा। वो मान लेते हैं कि अगर कोई आसान रहस्य होता तो कोई और उसे अब तक खोज चुका होता। एयरबीएनबी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? ये आइडिया सबके सामने छिपा था। लाखों लोगों के घरों में खाली कमरे थे और लाखों यात्रियों को रहने के लिए जगह चाहिए थी। सही बात है। एयरबीएनबी ने बस उस अनदेखी सप्लाई और डिमांड को जोड़ दिया। ये एक ऐसा रहस्य था जो लोगों के बारे में था। तो रहस्य ढूंढने के लिए आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखना होगा, और जब आपको वो रहस्य मिल जाए और आप उस पर एक कंपनी बनाने का फैसला करें, तो थील कहती हैं कि शुरुआत सबसे ज्यादा जरूरी है। वो नींव यानी फाउंडेशंस के महत्व पर बहुत जोर देती हैं। उनका एक नियम है जिससे उनके दोस्त मजाक में थील का नियम कहते हैं। एक स्टार्टअप जिसकी नींव में गड़बड़ी हो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब शुरुआती फैसले बदलना लगभग नामुमकिन होता है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला है सही को फाउंडर चुनना, जो एक शादी की तरह है। इसमें तकनीक से ज्यादा केमिस्ट्री मायने रखती है। हाँ, और सिर्फ को फाउंडर ही नहीं बल्कि शुरुआती टीम, बोर्ड और यहाँ तक कि लोगों को सैलरी देने का तरीका भी। वो कहते हैं कि बोर्ड छोटा होना चाहिए, 3 लोग काफी हैं। और टीम के सभी सदस्य फुल टाइम होने चाहिए और कैश सैलरी कम रखकर सबको इक्विटी यानी कंपनी में हिस्सेदारी देनी चाहिए, ताकि सब कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल। ये छोटे छोटे फैसले बाद में कंपनी की किस्मत तय करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पीटर थील की 0 to 1 का सार ये है कि सच्ची प्रगति नकल करने से नहीं बल्कि कुछ नया बनाने से आती है। और नया बनाने का मतलब है कंपटीशन के लाल सागर से बचकर अपनी एक मोनोपोली बनाना, जो एक यूनिक प्रॉब्लम को हल करके ही हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। और इसके लिए एक खास मानसिकता की जरूरत है, भविष्य के प्रति एक निश्चित और आशावादी दृष्टिकोण। एक मजबूत नींव वाली कंपनी बनाना ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है। यह स्थापित नियमों पर सवाल उठाने और पहले सिद्धांतों से सोचने के बारे में है। सही। किताब की शुरुआत एक सवाल से होती है जिसे थील अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ सहमत हैं? ये एक सरल लेकिन बहुत बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि एक अच्छा जवाब 0 से 1 के भविष्य का एक खाका होता है। यह सवाल आपको उन रहस्यों की ओर ले जाता है जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं खोजा। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये है, और ये हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, आज के दुनिया में ऐसा कौन सा अनदेखा अवसर या अनसुलझी समस्या है जिस पर एक महान कंपनी बनाई जा सकती है लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है? आपका कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ क्या है? तो दोस्तों, ये थी 0 to 1 की खास समरी मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में। उम्मीद है कि इस किताब की सीख ने आपको भी कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखिए, दुनिया को बदलने वाले लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे अपनी अलग राह बनाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की समरी और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे बनाने की शुरुआत आपसे होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।